नहीं कर सकते, ये लिंक चाहिए मेरे को, कुछ नहीं हो सकता। बोले भारत माता की। अब माइक ठीक कर देना भाई, ये ठीक है। और फिर बोले भारत माता की। इससे भैया नहीं आएगा जरा बैठ ले लीजिए, जरा दिक्कत हो रहा है। ऐसे हनुमान नहीं ले सकता, कुर्सी इधर दे तो हटा नहीं सकते। बोले भारत माता की, ये बात हुई ना। मंच पर उपस्थित हमारे युवा उम्मीदवार जो महाकाल का भक्त है, महाकाल उनका नाम है, रुद्र नील। वाह, इंदौर शहर काम में लगा दिया और पूरे निवाड़ क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री अर्चना दीदी, जरा तालियां बजाकर अर्चना जी को स्वागत करें। इस विधानसभा के कन्वीनर, उनके लिए भी ताली बजाएं। भाई नवीन मिश्रा जी, अजय अग्निहोत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण, सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। इस कॉर्नर मीटिंग में उपस्थित इस क्षेत्र के नागरिक बंधुओं, नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज जहां तक आ रही है, सभी मातृशक्ति को ये बड़ी सभा बंद, अब छोटी सभा, कॉर्नर मीटिंग करो, फिर इस कलकत्ता में हजारों की संख्या में करो। आज मैं यहां भाषण दे रहा हूं, ऐसे 10 स्थानों पर अलग अलग हमारे नेता और भाषण दे रहे। कल से 25 मीटिंग रोज होगी, फिर 50 मीटिंग रोज होगी, फिर 100 मीटिंग रोज होगी। इस प्रकार लगभग 2000 इसी कॉर्नर स्ट्रीट मीटिंग इस कलकत्ता में होने वाली है, जिसकी शुरुआत मैं इस भवानीपुर के पवित्र चौराहे से कर रहा हूं। और जब मैं यहाँ आया तो साईं बाबा के मंदिर में आरती हो रही थी। मैं क्या इससे मंगल बात क्या हो सकती है कि हम कोई काम की शुरुआत करें और वहां आरती हो रही। ये शुभ संकेत, ये बहुत अच्छे संकेत, और मुझे विश्वास है कि ये संकेत 2 तारीख के परिणाम में परिवर्तित होंगे। और जिस प्रकार हम कहते टीएमसी जाची, बीजेपी, ये संकेत है इस बात। अर्चना जी बोले मेरे को बंगाल में दीदी मत बोलो। उनके क्यों नहीं बोले दीदी आप? और बोले वो दीदी तो मर्डर करवा देती है, कुछ होते ही नहीं उनको, मैं ऐसी दीदी थोड़ी हूँ। बोले मेरे को दीदी मत बोलो। दीदी तो बहुत अच्छा शब्द है, मैं बंगाल में गाली बनते हैं। क्योंकि जिस दीदी के राज में हत्याएं हो, जिस दीदी के राज में टोलाबाजी चले, जिस दीदी के राज में गोल्ड माफिया हो, जिस दीदी के राज में गोल्ड माफिया हो, कोल माफिया हो, आप कमाल है। कितना विकास हुआ अभी रुद्रनील ने बताया। फटीचर साइकिल लेकर जाते थे, लिफ्ट मांगते थे, एक नहीं 3 गाड़ियों, एक आगे एक पीछे में। क्या है? बोलिए कारपोरेटर है। फटीचर साहब कारपोरेटर तो 3-4 पहिया वाली गाड़ी, एक आगे भी और एक पीछे भी। वास्तव में बंगाल में विकास है, ये डेवलपमेंट है। ये किनका डेवलपमेंट है? सिंडिकेट वालों का, ये टोलाबाजों का, आम जनता का नहीं है। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है। अभी दीदी बोल रही थी कि आप ससुराल गए कि नहीं गए? मैंने कहा नहीं गए, मेरा ससुराल यहीं पर है खिदरपुर। और खिदरपुर में मैंने कहा मैं खिदरपुर में ससुराल चले जाऊंगा, मैं ससुराल से निकलूंगा और कोई उनको विचारों के पत्थर फेंकेंगे। वो सीधे साधे लोग उनको राजनीति का ABCD नहीं आता। तो मैंने कहा उनको कहा को संकट में डालूंगा। 6 साल में कोई ससुराल नहीं गए,
क्योंकि यहाँ ससुराल में जाओ तो यहाँ पर उनकी 12 बच्चे हैं बेचारे सालों के यहाँ, तो मैं गए ही नहीं अभी तक। मतलब आप देखिए क्या राजनीति है यार, ऐसी तो मैंने कहीं नहीं देखी। मैं सारे देश में घूमता हूं, पर इतनी विंडक्टिव पॉलिटिक्स मैंने कहीं नहीं देखी जैसे कि यहां पर। 5 दशक से बंगाल के अंदर हिंसा की राजनीति चल रही है। 5 दशक से, 50 साल से लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। वोट के ठेकेदार मतदाताओं को उनके घर में कैद कर देते हैं और पोलिंग बूथ पे कब्जा करके ठप 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 वोट लगाते हैं और सरकारें बन रही है। पहली बार चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के कारण आप लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल रहा है। इस अधिकार को आप स्वर्णिम अवसर में परिवर्तित करिए। 5 दशक बाद यह अवसर मिल रहा है आपको कि आप अपनी इच्छा से वोट डाल सकेंगे। मैं गारंटी लेता हूं, चुनाव आयोग ने हमको आश्वासन दिया है, हम कल भी मिलने जाएंगे वापस। चुनाव आयोग ने कहा है परिंदा भी पोलिंग बूथ पर नहीं मार सकता, तो जो पर मारेगा उसका क्या हाल होगा ये बंगाल की जनता समझ चुकी है। और इसलिए डर हटा दीजिए। ये हिंसा की राजनीति का समापन अवसर 2 तारीख के बाद इस प्रदेश से हिंसा की, दबाव की, आतंक की राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं। मित्रों, क्या हो रहा है इस बंगाल? हम कलकत्ता में खड़े, ये लाइट जो हम देख रहे हैं, मैंने अभी यहां पर पूछा कि यहां पर उम्मीदवार कौन है टीएमसी के, बोले बिजली मंत्री। बिजली मंत्री, क्या आपको मालूम है कि कलकत्ता के अंदर सबसे ज्यादा देश की सबसे महंगी बिजली है, सबसे महंगी बिजली कलकत्ता के अंदर। जब मैंने इसकी जांच कराई तो आप विश्वास करेंगे 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है इस 10 साल के अंदर। 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। खाली बिजली की बात करूं तो आप जितने भी लोग खड़े हुए, मैं किसी से भी पूछूंगा आपके घर में बिजली है, वो कहेंगे हाँ है। ये लाल शर्ट वाले भैया, क्या नाम है तुम्हारा? है? तुम्हारे घर में लाइट है, बिजली का बिल आता है, कितना आता है? 2,500। पंखा और लाइट का इनका 2,500 का बिल है। समझ लो 500 रुपए महीने की जेब आपकी प्रति हर महीने कट रही है। ये भाईपों के पास जा रही है 500 रुपए महीने। जिसका 2,500 का बिल है उसकी 500 रुपए की सीधी जेब कट रही है। ये जेब कटों की सरकार है। हर व्यक्ति जो बंगाल, जो कलकत्ता में रहता है, उसकी हर महीने 500 से लेकर 1,000 रुपए की जेब सिर्फ बिजली के माध्यम से कट रही है, क्योंकि बिजली कंपनी के मालिक और भाईपों का समझौता है। हर महीने भाईपो बिजली मालिक से 300 करोड़ रुपया अपने घर ले जाता है। वो 300 करोड़ रुपया आपके जेब का है, आपके बच्चों के अधिकार का है। मैं वादा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का काम करेगी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का काम। ये जो आपकी जेब कटी है इसका भरपाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जेब काटी हम उनको छोड़ देंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा, मुख्यमंत्री जी इधर आओ, आप बाकी काम तो करना, एक अच्छी सी जेल बनवाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ये जेल छोटी पड़ जाएगी। देखिए, हम विडेम्पटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम बदले की राजनीति नहीं करना चाहते, पर जिन लोगों ने जनता का शोषण किया, जिन लोगों ने जनता की जेब काटी, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने सिंडिकेट राज चलाया, जिन लोगों ने टोलाबाजी की है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये बताना चाहता हूं। हम इस राज को समाप्त करेंगे, हम टोलाबाजी राज को समाप्त करेंगे और ये सब टोलाबाज
जो भले कितनी भी मोटी मोटी सोने की चेन पहन के घूम रहे हैं, इनको छठी का दूध याद दिलाते हैं। मेरी शादी को लगभग 35 साल से ऊपर हो गए। मैं सारे देश में घूमता हूं, हर शहर मुझे बदलता हुआ दिखा। सिर्फ कलकत्ता ही ऐसा शहर है जहां मैंने 4-5 पुल जरूर बनते हुए देखे मैं इस 35-40 साल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा। आपको शायद पता नहीं है, मैं इंदौर शहर का मेयर था। जब मैं इंदौर शहर का मेयर था तो यहाँ के सुब्रतो दाहरे वो आपके शहर के मेयर थे, जो पंचायत मंत्री वो आपके शहर के मेयर थे। मुझे इनकी उपस्थिति में अमेरिका होनोलुलु में बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला था, क्योंकि मैंने अपने शहर में बहुत काम किया था। आपको पता है इंदौर शहर लगातार 4 नहीं 5 बार से देश के अंदर सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे साफ शहर है। वहां पर हमने विकास किया। क्या ये विकास कलकत्ता में नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब हम कर सकते हैं, इंदौर के लोग कर सकते हैं, तो कलकत्ता वाले क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमें कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि 22,000 करोड़ का एक फंड बनाएंगे, इस कलकत्ता को विश्व स्तरीय शहर बनाकर दम लेंगे। ये हमने संकल्प किया, 22,000 करोड़। अरे कलकत्ता, यहां पर उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद है, रोजगार है नहीं। रोजगार की तलाश में यहां का नौजवान बाहर जा रहा है, यहां के बुजुर्ग यहां पर सिर्फ रह गए। इसको क्या आप ओल्ड एज होम बनाओगे कलकत्ता को? कलकत्ता के नौजवान यदि बाहर नौकरी करेंगे तो इस शहर का क्या होगा, इस बंगाल का क्या होगा? रुद्रमणि जी, कोविड के बाद जब पहला कोविड का शायद आया था, उसके बाद जब मैं इंदौर से आया तो हैदराबाद होकर आता था, बेंगलुरु होकर आता था, डायरेक्ट फ्लाइट चालू नहीं होती। मैं जैसे ही हैदराबाद में उतरा, बंगाल के नौजवानों ने मुझे घेर लिया, कैलाश जी कैलाश जी कैलाश जी। मैंने कहा क्या बात है? बोले अरे जल्दी से मोदी जी से बोलो सरकार बनाए बंगाल में। मैंने कहा तुम क्या यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमें नौकरी कर रहे, हमारे माता पिता वहां रहते, मुझे यहाँ 60,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, पर मुझे बार बार माता पिता को देखने जाना पड़ता है। आपकी सरकार आइए, लाइए, आप वहां पर विकास करिए। यहाँ 60,000 में नौकरी कर रहे हैं, मैं अपने माता पिता के पास 30,000 में नौकरी करूंगा, पर अपने माँ बाप के पास रहना चाहता हूं मैं। आप कुछ करिए, मैं वादा करता हूं। हमने अपने घोषणा पत्र में घोषणा की कि सिर्फ कलकत्ता के अंदर ही 300 करोड़ रुपया सिर्फ आईटी पार्क में निवेश करेंगे, जिससे बाहर जो हमारे बंगाल के नौजवान रह रहे हैं वो यहां आकर नौकरी करें। 300 करोड़। इस शहर में बहुत क्षमता है, ये शहर भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन सकता है, पर आपको अवसर देना पड़ेगा। मुझे गर्व है कि हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, उनकी नजर अब बंगाल पे पड़ गई, और जहां हमारे मोदी जी की नजर पड़ जाती है ना, वहां कल्याण हो जाता है, वहां विकास हो जाता है, वहां टोलाबाजी समाप्त हो जाती है, वहां सिंडिकेट राज समाप्त हो जाता है, वहां गुंडा राज समाप्त हो जाता है, वहां हिंसा की राजनीति समाप्त हो जाती है, वहां भुआ भतीजे जैसी दादागिरी वाली पद्धति समाप्त हो जाती है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेषता। वो भी प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो शुभानंद है हमारा। वो जो सोच लेते हैं वो करते ही है। उन्होंने कह दिया था कि 200 सीट आएगी, उन्होंने कह दिया था कि पोलिंग बूथ पे जो गड़बड़ करेगा उसको समझा दिया जाएगा उसकी भाषा में। समझाया कि नहीं समझाया? कुछ भी समझ गए। देखिए, हमको पार्टी चलाना भी आती है, सरकार चलाना भी आती है, विचारधारा के अनुसार देश को चलाना भी आता है। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमें गर्व है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक यात्रा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जंक्शन से प्रारंभ की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जंक्शन के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने जंक्शन की स्थापना की थी। हमें
चाहिए। ये जिम्मेदारी जब मोदी जी ने मुझे दी तो पहले तो मैं डर गया था, पर यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ तो कैसे काम चलेगा। यहाँ तो बम, गोली, पत्थर सब कभी भी आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता। और फिर शिकायत करने जाओ तो पुलिस उल्टा आपके ऊपर ही मुकदमा कायम कर देती है। ये तो दुनिया के अंदर मैंने कहीं भी नहीं देखा कि आप पिटो भी और आपके ऊपर मुकदमा भी। ये सिर्फ बंगाल में होता और कहीं नहीं होता। पर हमने भी संकल्प लिया है, मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के आशीर्वाद में हम बंगाल में सरकार बनाएंगे। और मुझे गर्व ये कहते हुए कि अभी 135 सीटों पर चुनाव हुए, 100 से ज्यादा सीट हम जीतने वाले हैं। आधा चुनाव हमने जीत लिया है। मैं दावे से कह रहा हूं, दावे से, कि दीदी नंदीग्राम से 50,000 वोट से हार रही है। 50,000। प्रदेश की मुख्यमंत्री जहां लड़ने गई वहां 100 पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट भी नहीं थे, टीम से पोलिंग एजेंट नहीं थे ही नहीं, वहां गायब हो गए। क्योंकि शुभेंदु जहां सुबह से शाम सेवा करते थे, दीदी तो कभी जाते नहीं थे। तो शुभेंदु दास को प्रॉमिस किया कि आप चिंता मत करना, हम पोलिंग बूथ पर बैठेंगे पर आपका काम करेंगे। तो पोलिंग बूथ के लोग उसका काम कर रहे थे। यह हाल है। तो मित्रों, चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जगह तो कमल छाप है, पर यहां पर कुछ लोग ऐसे जो डरते, संकोच करते हैं। दीदी का क्षेत्र है तो पिछली बार लोकसभा में एक ऐसे क्षेत्र में हमने नारा दिया था, चुपचाप चुपचाप कमल छाप। आपको सिर्फ देखिए, 50 साल बाद पश्चिमी बंगाल के अंदर पहली बार ऐसा अवसर आया है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार मतदान कर सके। प्रजातंत्र में वोट डालने का अधिकार बंगाल में हर किसी को नहीं था, सिलेक्टिव लोगों को था। पर अब सबको अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चुनाव आयोग के माध्यम से मिल रहा है। और इसलिए मैं आपसे वादा करने आया हूं, ये कॉर्नर मीटिंग है, हम आपके दरवाजे पर खड़े, हम आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, हम ऐसा बंगाल बनाएंगे जो स्वामी विवेकानंद जी का था, रविन्द्रनाथ टैगोर का था, महर्षि अरबिंदो का सपना था, चैतन्य महाप्रभु का सपना था। ऐसा बंगाल बनाएंगे जहां संस्कार होंगे, संस्कृति होगी, धर्म होगी, परंपरा होगी, तुष्टीकरण नहीं होगा। ये हम वादा करेंगे, तुष्टीकरण नहीं होगा। अब देखिए क्या है, अरे कलकत्ता के साथ कितना बड़ा छल हुआ, कभी आपने सोचा है? एक यहाँ पर नेता है, वो मेयर भी बोला जी, और उनको इस बात का फख्र है कि मेरा क्षेत्र मिनी पाकिस्तान। कौन है वो शख्स जो कहता है कि मेरा क्षेत्र मिनी पाकिस्तान? सरेआम कहता, माइक पे कहता कि मेरा क्षेत्र मिनी पाकिस्तान। आपकी जानकारी में है, इस 10 वर्षों में 15,000 बड़े मकान कलकत्ता में बिक गए हैं। खरीदे किसने, जरा तलाश करना, किन लोगों ने खरीदे? 15,000। मैं बहुत दावे से, जवाबदारी से संख्या बता रहा हूं। 15,000 से ज्यादा मकान कलकत्ता के बड़े बिक गए हैं। और ये खरीदे किसने, ये पता लगाइए आप। जो उन घुसपैठियों ने खरीदे हैं जो यहां तस्करी कर रहे हैं, जो गोलों की तस्करी कर रहे हैं, जो हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, जो नोट की तस्करी कर रहे हैं। क्या कलकत्ता को आप इस्लामाबाद बनाएंगे? क्या इच्छा है? मैं तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो षड्यंत्र बंगाल के साथ चल रहा है, जो षड्यंत्र कलकत्ता के साथ चल रहा है, जो षड्यंत्र बंगाल की संस्कृति के साथ चल रहा है, जो षड्यंत्र बंगाल के संस्कारों के साथ चल रहा है, जो षड्यंत्र बंगाल की परंपरा के साथ चल रहा है, उस महान परंपरा को खतरा है। विचार करिए, आप चिंतन करिए, इस बंगाल को बचाना है कि नहीं, इस कलकत्ता को बचाना है कि नहीं। विचार करिए और चिंतन करिए कि हमारी
ये बंगाल रहने लायक रहेगा कि नहीं, इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। अभी चुनाव बहुत दूर है। आज आप सुबह जाकर वोट नहीं डालना है। वोट डालने के पहले विचार करिए, चिंतन करिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो क्या होगा, हम टीएमसी को वोट देंगे तो क्या होगा, हम जोड़ा को वोट देंगे तो क्या होगा। मेरा विश्वास है यदि आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से वोट भारतीय जनता पार्टी को दें, क्योंकि हम एक सुनहरा बंगाल बनाना चाहते हैं। जब सुनहरा बंगाल जब बनेगा जब आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। यदि आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं होगा तो बंगाल भी सुनहरा नहीं बन सकता। तो हमारा संकल्प है कि हम सोनार बंगाल बनाएंगे। और इसलिए मित्रों, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, क्या हम तुष्टीकरण समाप्त करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आप सिंडिकेट राज समाप्त करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आपके घर में बिजली आ रही है, आप बिजली का बिल भर रहे हैं, उस बिजली के बिल में 25% ज्यादा आपकी जेब काटने का काम ये सरकार कर रही है। वो पैसा भाइपों के घर जा रहा है। क्या ऐसी सरकार को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? इस पर आप विचार करिए। आप विचार करिए कि इस देश का प्रधानमंत्री गरीबों के लिए चावल भेजता है निःशुल्क। कोविड के दौरान वो चावल गरीबों के घर नहीं जाता और वह चावल भी यहाँ के सिंडिकेट के लोग खा जाते हैं। जब मैं गांव में जाता हूं तो लोग नारे लगाते हैं, चाल चोर सरकार। यहाँ लगा नहीं तो मुझे पता नहीं यहाँ के लोग लगाते हैं कि नहीं, क्योंकि गांव के क्षेत्र में मैं बहुत घुमा हूं, वहां तो देखते ही बोलते हैं चाल चोर सरकार। तूफान आया, तूफान में गरीबों के झोपड़े उड़ गए, गरीबों के घर पैसा नहीं मिला। उस सिंडिकेट के बाबू को पैसा मिला जो 3 मंजिले मकान में रहता, उसको पैसा मिल गया। वो बिना तिरपाल के रह रहा है। मोदी जी तिरपाल के लिए पैसा भेज रहे हैं, सिंडिकेट के लोग वो पैसा भी खा जाते हैं। इसीलिए गांव में नारा लगता है, तिरपाल चोर सरकार, तिरपाल चोर सरकार। पूरे प्रदेश में नारे लग रहे हैं, चाल चोर सरकार, तिरपाल चोर सरकार। क्या ऐसी सरकार चाहिए हमें? क्या तुष्टीकरण वाली सरकार चाहिए हमें? क्या मिनी पाकिस्तान बनाने वाले व्यक्ति इस प्रदेश का, इस देश का, इस शहर का मेयर बने? क्या ऐसी पार्टी की सरकार चाहिए क्या आपको? विचार करिए, चिंतन करिए और आने वाले मतदान वाले दिन अपने घर से निकलकर बच्चों के किनारे वोट स्वागत करছি।